चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर के बारे में पढ़ा था, वेरिएशंस के बारे में, करेक्ट। टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में, टाउसी के बारे में, टाउवी के बारे में, हाँ, और टाउसी मैक्स के बारे में। लास्ट क्लास में शायद नॉमिनल शेयर कर लिया था, टाउसी और टाउसी मैक्स के बारे में और स्पेसिंग्स के बारे में। ये कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी इसी रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। राजू सोनी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके ओके, क्रिटिकल सेक्शंस फॉर शेयर। दोस्त, यहां से दो सवाल बनते हैं। कोई भी बीम है, अगर कंप्रेशन इंड्यूस हो रहा है तो क्रिटिकल सेक्शंस फेस से स्मॉल डी पे होता है। सिविलियन इंडिया, ग्रेट। ओके, द फर्स्ट critical section, it is that sections where chance of failure due to shear is maximum। critical sections वो सेक्शन है जहां पे shear की वजह से फेल होने की चांसेस मैक्सिमम है। अब दो प्रोविजन है, अगर बीम के ऊपर अगर बीम के ऊपर कंप्रेशन इंड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्रेशन इंड्यूस हो रहा है, तो जो आपका इफेक्टिव डेप्थ होगा वो फेस से स्मॉल डी पे होगा। ठीक है, डन। ये आपका शियर फोर्स बना हुआ है। ये मत समझिएगा कि जहां शियर फोर्स ज्यादा होगा वहीं पे फेलियर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन इंड्यूस हो रहा है तो आपका होगा स्मॉल डी। इफ सपोर्ट रिएक्शंस प्रोवाइड्स कंप्रेशन टू द एंड ऑफ मेंबर, देन क्रिटिकल सेक्शंस फॉर शियर एज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, राजू सोनी, राज को राज रहने दो, अब पढ़ाई कर लो। ठीक है, डन। तो जब कंप्रेशन इंड्यूस होगा तो क्रिटिकल सेक्शंस आपका स्मॉल डी पे होगा। जब कंप्रेशन इंड्यूस नहीं होगा तो क्रिटिकल सेक्शंस फेस पे होगा। ठीक है भैया, तो क्रिटिकल सेक्शन आपसे 4-5 सवाल आपके एमसीक्यू मिलेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी फंडा है, कंप्रेशन इंड्यूस होगा तो फेस से स्मॉल डी पे होगा, कंप्रेशन इंड्यूस नहीं होगा तो फेस पे होगा। चलिए, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, करेक्ट। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट आपको पता है, आपने बीम में भी पढ़ा है फ्लेक्सुरल के लिए कि मिनिमम रेनफोर्समेंट देना चाहिए। अब यहाँ पे शियर के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट कब देते हैं? आप लोगों ने लास्ट क्लास में नॉमिनल शियर स्ट्रेस पढ़ा था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस लोड की वजह से आया हुआ शियर स्ट्रेस, करेक्ट ना? तो आपने कांस्टेंट डेप्थ के लिए टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी पढ़ा था। अगर वेरिंग डेप्थ था तो वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा अपॉन बी डी पढ़ा था। जो पॉजिटिव साइन है, अगर मेरा डी और बेंडिंग मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे तो हम नेगेटिव लेंगे। वहां से हम टाउ वी निकालते हैं। टाउ सी हमारे कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ है जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है जी, यानी बिना शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड दिए हुए हमारे शियर कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट को हम टाउ सी बोलते हैं। जैसे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट यानी एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे। ठीक है जी, तो हम टाउ वी और टाउ सी निकालेंगे। ऑब्वियस बात है कि जब मेरा स्ट्रेंथ टाउ सी अगर ज़्यादा है और टाउ वी कम है तो ऑब्वियस बात है कोई शियर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोड कहता है वी शुड प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। कितना देंगे और क्यों देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऊपर मैं बहुत से एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए, तो टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ कितना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए एस बी अपॉन बी एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मिनिमम शियर कब देते हैं? जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी से कम होता है तो मिनिमम शियर देते हैं। कितना देते हैं? तो ए एस बी अपॉन बी एस बी ग्रेटर इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई। ठीक है जी, डन।
ASB क्या है? ASB टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग्स इफेक्टिव इन शियर। SV स्ट्रिप स्पेसिंग है आपका, B है विड्थ है, और FY इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिरअप रेनफोर्समेंट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिरअप रेनफोर्समेंट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रेड ऑफ स्टिरअप्स होगा वो 415 मैक्सिमम होगा। इसका मतलब Fe 500 का ग्रेड ऑफ स्टिरअप हम यूज नहीं करेंगे। जो स्टिरअप्स हम यूज करेंगे वो Fe 250 या Fe 415 का यूज करेंगे। स्टिरअप्स आपके हाथ में है कि उसका डाया कितना होगा, कितने लेग्ड का होता है और उसका ग्रेड क्या होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब ग्रेड ऑफ स्टिरअप्स Fe 250 होगा या Fe 415 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है? ओके ओके, जस्ट चेक। फुल बोर्ड नहीं आ रही है, फुल डिस्प्ले नॉट क्लियर सर डिस्प्ले। ओके, वो एक बच्चा आया था वो हिला दिया है, अभी सही कर दे रहे हैं। सही करो यार। ना ओके ओके, थोड़ा सा कट रहा है और नहीं नहीं, ये कट रहा है यहाँ से। ओके ओके, अब कंफर्म है, सही आ रहा है अब? ओके डन। अब कितना है? 415। दोस्त अब आपसे यहां पे सवाल ये भी आ सकता है, अगर एरिया की बात करते हैं, दिस इज द इक्वेशन। अगर ये भी आ सकता है कि परसेंटेज शियर परसेंटेज कितना होगा, ठीक है? तो ASB को परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है ASV अपॉन VSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। डन। अब मुझे इसे परसेंटेज में लेना है, तो ASV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY BSV। दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट? अब इसको परसेंट में करना है, तो BD से डिवाइड किया, BD से डिवाइड किया, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये हो गया आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कितना हो गया? 40 से गुना कर दो, 40 BSV, BB कैंसल, 0.87 FYD, करेक्ट ना? अगर आपसे कोई सवाल ओके, द परसेंटेज जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 40 BSB अपॉन 0.87 FYT, करेक्ट ना? तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर क्या होगा, योर आंसर इज 40 BSB अपॉन 0.87 FYD। ठीक है जी, ओके लिसन। तो मिनिमम शेयर कब प्रोवाइड करते हैं? जब टाउ वी लेस देन टाउ सी हो जाएगा। इक्वेशंस क्या होगा? परसेंटेज क्या होगा, करेक्ट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, कि मिनिमम क्यों देते हैं? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमारा खुद का स्ट्रेंथ टाउ सी है, अगर टाउ वी उससे कम है तो देने की जरूरत नहीं है। क्यों देते हैं? कई कारण है उसको देने के, बहुत ध्यान से सुनना, और इस पे बहुत अलग अलग आंसर मिलेंगे एक ही सवाल के। सबसे पहले कि जो मिनिमम देते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो डक्टाइल हो जाता है, पहला। शियर के ऊपर टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण आपके सपोर्ट पे क्रैक्स आते हैं, उसको लॉक करने के लिए दूसरा कारण। टॉर्सन, अगर कोई टॉर्सन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, यानी अगर हम स्टिरअप जरूरत नहीं है और फिर भी जरूरत नहीं डाल दिया गया, तो कन्फाइनमेंट होगा। कन्फाइनमेंट होने से क्या होता है कि उसका टॉर्सन की लेने की क्षमता यानी परफॉर्मेंस, टॉर्सन को रेजिस्ट करने की, वो भी बढ़ जाती है, तीसरा कारण। दूसरा, जब डॉवेल एक्शन से कन्फाइनमेंट होगा तो उसे डॉवेल एक्शन भी इनहांस हो जाता है। चौथा कारण, प्रिंसिपल टेंशन, प्रिंसिपल टेंशन की भी स्ट्रेंथ मिल, उसको भी सपोर्ट मिल जाता है, करेक्ट? ये प्रिंसिपल टेंशन के कारण जो क्रैक्स होता है उसको भी उससे
रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये सारे कारण है जिसके लिए हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल है कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप सही कीजिएगा। अगर इसी का ऑप्शन 3-4 अवेलेबल हो जाएगा तो आप बोलोगे किसको बेस्ट लिया जाएगा। तो अगर सबसे बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो उसका आंसर होगा प्रिंसिपल टेंशन। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन सब एमसीक्यू करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छे से समझेंगे इस बात को। हाँ अंशु, तभी तो बोला मैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ही क्या हुआ, सडन फेलियर ना हो। ठीक है, डन। डिजाइन शियर टाउ वी एक्सीड्स। अब डिजाइन शियर का मतलब क्या हुआ, टाउ सी। टाउ सी व्हेन टाउ वी एक्सीड टाउ सी, यानी अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा टाउ सी से तो क्या करेंगे, हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, यानी शियर के लिए डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब शियर के लिए डिजाइनिंग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकल स्टेप्स देंगे, बेंट अप देंगे, लेकिन बेंट अप अलोंग विथ वर्टिकल स्टेप्स होगा। बेंट अप अलोंग विथ वर्टिकल स्टीरअप्स होगा। क्यों ऐसा होगा इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा है इंक्लाइंड। तो पहला सवाल है कि शियर कब देते हैं, जब नॉमिनल टाउसी से ज्यादा होता है तो हम देते हैं। कितने स्ट्रेस के लिए देते हैं, तो जो एक्सीडिंग वैल्यू है यानी टाउवी माइनस टाउसी के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं। अगर बात फोर्स की आती है, कितने फोर्स के लिए देते हैं, तो यार आंसर इज टाउवी माइनस टाउसी इंटू बी डी। ठीक है, तो कब देते हैं, जब टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी होता है। कितने स्ट्रेस के लिए देते हैं, टाउ वी माइनस टाउ सी के लिए। कितने फोर्स के लिए देते हैं, तो टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। कितने तरीके से देते हैं, 3 तरीका है शियर देने का, 3 तरीका है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में आएगा कि तरीका क्या है, तो तीनों ऑप्शंस होगा, करेक्ट ना, यानी एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। लेकिन अगर सवाल में पूछा जाएगा एडिशनल शियर एनफोर्समेंट, एडिशनल का मतलब आपने अलग से क्या दिया, तो अलग से आप वर्टिकल और इंक्लाइंड दे रहे हो। बेंटअप कोई अलग से दिया हुआ स्टिरअप्स नहीं है, मेन बार को ही आपने बेंट कर दिया है, करेक्ट ना। लेकिन मेन बार के बेंट करने से ये होता है कि डॉवेल एक्शंस रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम ये प्रोविजन है कोड के अंदर में कि जब भी आप बेंड करोगे तो साथ में एटलीस्ट 50% आप वर्टिकल यूज करोगे, एटलीस्ट 50% वर्टिकल स्टेप्स यूज करिएगा। ओके, सिविल इंजीनियर बीके विकास चौरसिया कब नो शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देखो जी, नो शियर इन्फोर्समेंट हम क्या करें, शियर इन्फोर्स जब भी आपका नॉमिनल शियर टाउ से कम होगा शियर नहीं देते हैं, बट मिनिमम देते हैं, करेक्ट ना। हाँ, एक केस है लिंटर के केस में, अगर लिंटर के केस में अगर टाउवी 0.5 टाउसी से कम आ जाएगा तो वहां पे मिनिमम भी नहीं देना है, क्लियर है ना, मिनिमम भी नहीं देना है। किस, केवल माइनर स्ट्रक्चर के लिए, वो है लिंटर का केस। ठीक है, कब, जब टाउवी लेस देन 0.5 टाउसी हो जाएगा तो। चलिए तो आप वर्टिकल देते हैं, तो वर्टिकल सी अभी आपने निकाला वीयूएस, तो वीयूएस फोर्स कितना है बताया था अभी, इतना हमको जरूरत है। वीयूएस इक्वल टू टाउ वी एक्सीडिंग वैल्यू टाउ सी इनटू बीडी के लिए। अब तो ये वीयू है ना, उसको कौन लेगा, वर्टिकल लेगा। वर्टिकल कितना कैसे लेगा, 0.87 एफ वाई एस बी डी अपॉन एस बी, करेक्ट ना। तो इस फोर्स को वर्टिकल लिया जाएगा, हम एज्यूम कर लेंगे कि 2 लेग 8 mm फाई है, यानी एस भी हमको पता है, ठीक है। और एफ वाई हम ले रखे हैं, डी रखते हैं, यहाँ सब क्या मिल जाएगा, स्पेसिंग मिल जाएगा, करेक्ट ना, कि भैया वर्टिकल को कितने स्पेसिंग से रखना है। अगर हम इंक्लाइंड से करेंगे तो वी यू एस इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस बी डी अपॉन एस बी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, ये है इंक्लाइंड का। अगर बेंटअप होगा तो बी 0.87 एफ वाई एस बी साइन अल्फा, यानी अगर आपका जो बार बेंट हुआ होगा उसका स्टील है ये। साइन अल्फा क्यों दिए हैं, क्योंकि जब बेंटअप होता है तो इंक्लाइंड होता है, तो इंक्लाइंड का फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है 0.87 एफ वाई और एरिया, करेक्ट ना। लेकिन शियर तो वर्टिकल लेते हैं ना, तो उसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, दैट्स वाई हमने साइन अल्फा लिया है, करेक्ट ना। अब जब मैंने बेंटअप किया तो हमने क्या बोला, बेंटअप जब भी होगा, बेंटअप अकेले नहीं होगा, बेंटअप के साथ क्या होगा, वर्टिकल होगा, कितना, एटलीस्ट 50%। इस बात को और अच्छे से समझते हैं।
contribution of vertical stirrups with bent up प्रोविजन क्या है, मैक्सिमम ऑफ। दोस्त सबसे पहले आप लोगों को डिजाइनिंग करना है तो कितने फोर्स निकालना है, जिसे फोर्स है वी यू एस कैसे निकालते हैं, टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। अब जो फोर्स है उसका आधा, तो फोर्स का आधा वी यू एस का हाफ है ना, और ये वी यू एस कैसे निकालते हैं, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी बाई 2, इसका हाफ कर लिया, करेक्ट। अब 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 सुन लो, जो आपका बेंटअप है, अभी बताया 0.87 एफ वाई ए एस बी साइन अल्फा, वो तो डिजाइनिंग नहीं किया आपने, वो एडिशनल डिजाइनिंग नहीं है, वो तो आपने बेंड किया। जब वो आपने बेंड किया तो उसने शेयर लिया। अब कितना शेयर लिया, तो वी एस बी लिया। कितना लिया, वी एस बी लिया। और आपको जरूरत कितना था, वी यू एस के लिए, तो आप उसका डिफरेंस निकालोगे। टोटल डिजाइनिंग करना था वी यू एस के लिए, बेंटअप कितना लिया, वी एस बी लिया, है ना, करेक्ट ना। अब इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, उसी फोर्स का हम एक वर्टिकल के बराबर कर देंगे, यानी 0.87 एफ वाई एस बी डी अपन एस बी के बराबर कर देंगे, है ना। ऐसा करने से जो हमारा प्रोविजन है 50% का वर्टिकल देने का, वो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल एक अच्छे समझाता हूं कि अगर डिजाइनिंग करना है मुझे 400 किलो न्यूटन के लिए, 400 किलो न्यूटन के लिए, ठीक है ना, और हमारा जो बेंटअप है वो 180 किलो न्यूटन ले रहा है, तो सवाल बनता है कि वर्टिकल के लिए कितना लोगे। तो अभी प्रोविजन क्या है, मैक्सिमम वी यू एस का आधा कितना हो गया, 200, वी यू एस माइनस 400, 200, 220, हाँ है ना, तो मैक्सिमम हो गया 220। तो डिजाइनिंग होगी 220 के लिए, करेक्ट ना। 220 की डिजाइनिंग होगी तो भैया जो प्रोविजन था आधा का 50% एटलीस्ट प्रोविजन हुआ ना। अगर मान लो इसी सवाल में ये 80 हो गया, 80 हो गया, ये कितना, ये 80 हो गया, 80 हो गया, तो अब डिफरेंस कितना, 320 का होगा, तुमको 320 देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो ये बीएसबी जो है ना, ये 300 हो गया, 300 हो गया, ठीक है ना। फिर भी तो 300 हो गया तो क्या होगा, 400 में 100 हो गया, तो ये अब 200 देना पड़ेगा। यानी तुम्हारा बेंटअप पूरा ले भी ले रहा है ना, तो तुमको 50% वर्टिकल देना है। बहुत ध्यान सुनना। अब इसीलिए मैंने यहां से कंक्लूड कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट बात यह है कि आपको 50% एटलीस्ट देना ही है। एटलीस्ट का मतलब उससे कम नहीं, उससे ज्यादा दे दो चलेगा, कम नहीं देना है। कारण क्या है, क्योंकि जब बेंटअप करते हो तुम्हारा डबल एक्शन रिड्यूस करता है। लिसन, डन, करेक्ट। अब आपको स्पेसिंग के लिए दे रखा है कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स है तो वर्टिकल स्ट्रिप आपका जो परमिसिबल वैल्यू होता है 0.75 डी होता है, लेकिन 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे इंक्लाइंड के लिए इफेक्टिव डेप्थ होना चाहिए, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग वर्टिकल के लिए आएगा, योर आंसर इज 0.75 डी, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग फॉर द इंक्लाइंड आंसर इज स्मॉल डी बट नॉट एक्सीड फ्रॉम द 300 mm। बेंटअप पर कैसे निकाला जाता है, कुछ नहीं निकाला जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है जब जरूरत होती है। तो बेंटअप का मेन काम क्या है, शियर को लेने के लिए। अगर मान लो क्यों करते हैं, सपोर्ट के आसपास करते हैं, क्यों, हम डिजाइनिंग करते हैं सेंटर पे जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट पे जाएंगे मोमेंट कम होता है, तो मोमेंट की जरूरत नहीं है, वहां शियर की जरूरत है, तो उसका यूज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, करेक्ट। लिसन, जीवन लगने लगेगा बहुत। देखो जी दीपिका का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग समझ लो, आप कितना की बातों को मानते हो, हमारी बात तो मानते नहीं हो, उनकी बात मान लो। क्वेश्चन नंबर 1, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम। अब सवाल आ चुका है आपके सामने। रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम आर एंड्स हैज अ क्लियर स्पैन 5 मीटर and 0.5 meter. It carries a total uniformly distributed load 100 kilonewton per meter. The design shear force for the beam is। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी जवाब दीजिए।
जवाब दीजिए जल्दी से। सुरजीत का पहला आंसर, सुरजीत गलत है, फर्स्ट आंसर नहीं गलत है। देखते हैं पहला आंसर कौन कर रहा है। वेल डन जिनपिंग, सही है भैया, नाम चेंज कर लो ना, जिनपिंग क्यों ऐसे कर रहे हो। ठीक है, नीरज कुमार सही है, सुभी पटेल, राहुल, दीपिका को भी अच्छा खासा नॉलेज है, भी सही आंसर दिया। नेहा, खुर्शीद, रोशन, राहुल, वेल डन। चलो दोस्त, वेल डन। ए वालों का सही है, ए वालों का सही है। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम बाय एंड्स, कैसा है, सपोर्टेड है। सपोर्ट एंड कितना दे रखा है, सपोर्ट एंड नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, तो डेटा इसमें इनकम्प्लीट है। तो देखो भैया बीम है ये, तो सिंपल सा बात है कि अगर सपोर्ट विड्थ दिया रहता तो WL/2 माइनस WX करते हैं, यानी आपका फेस से स्मॉल डी पे होगा, लेकिन सपोर्ट विड्थ नहीं दिया है इसलिए आप सपोर्ट पे निकाल दोगे, करेक्ट ना। तो ये डेटा नहीं देने के कारण हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर टोटल लोड कितना दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर, द लेंथ इज 500, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और यहाँ पे हो जाएगा 250। समझ में आ रहा है दोस्त। WL/2 मैं क्यों किया हूँ, बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डेटा में हमारा सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट रहता तो WL/2 माइनस WX करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर WL/2 किया है। क्लियर है ना। आपको आगे मैं सवाल सपोर्ट विड्थ करके भी दूंगा, मैं यही दिखाना चाहता था कि WL/2 कब करेंगे और WL/2 माइनस WX कब करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सपोर्ट से स्मॉल डी दूरी पे है। तो करेक्ट आंसर इज 250। क्वेश्चन, द shear कैपेसिटी ऑफ एन RCC बीम विदाउट shear reinforcement, विदाउट shear reinforcement यानी कंक्रीट के खुद का। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। धनंजय, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर कम फ्रॉम धनंजय। उपासना, धनंजय, संदीप, धनंजय, रत्नेश, अंजलि, शिवानी, धनंजय, रमेश, अंजलि, रोमिनी, नेहा, कशिश, सौरभ, हिमांशी, शिवम, वेल डन, वेल डन दोस्त। टाउ सी इंटू बी डी, करेक्ट ना, वेरी गुड, वेल डन। वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, shear reinforcement is provided in the form of, shear reinforcement is provided in the form of, shear reinforcement हम वर्टिकल बार्स भी देते हैं, इंक्लाइंड भी देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। हिमांशी 3 का डी, वेरी गुड, वेल डन। राजू, पारुल, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रह दो, फिफ्थ, फोर्थ कल डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इन एन RCC सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, इफ वर्टिकल स्टीरप्स आर provided to resist shear, their maximum spacing measured along the axis of the member as per IS 456/2000 should not exceed, यानी बात किया किसके लिए, वर्टिकल के लिए। बता दीजिए वर्टिकल के लिए क्या है प्रोविजन। वेरी गुड, सी आंसर, नाइस, वेरी गुड, वेल डन। If tau v is the nominal shear stress, tau v is the nominal shear stress, tau c is design shear stress and tau c max is the maximum design shear stress, तीनों को डिफाइन कर दिया है। Which of the following statement is correct? बहुत बढ़िया सवाल है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग ABCC कर रहे हैं ना, मैं फिर उनसे गुजारिश है मेरी कि प्लीज सवाल का नंबर यानी क्वेश्चन नंबर लिखकर आप मार्क कीजिए उस पर। तो
टाउ वी अगर टाउ सी मैक्स से ज़्यादा होगा तो सेक्शन डिजाइन शियर, नहीं टाउ वी ज़्यादा होगा तो ये स्टेटमेंट तब सही होगा। सो अब ये भी यहाँ से हम कई सवाल भी समझते हैं। अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से ज़्यादा होगा तो टाइप कर बताओ क्या करना है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने आंसर सी किया सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। मेरा फिर से सवाल है, टाइप कर बताइएगा मेरे को, अगर टाउ वी टाउ सी मैक्स से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अब क्या करोगे, वेरी गुड मुरली, अंतिमा, नीरज, रीडिजाइन करेंगे है ना। रत्नेश वेरी गुड, रीडिजाइन करेंगे यानी सेक्शंस को हम बढ़ा देंगे है ना। तो एग्जाम में अगर यहां रहता टाउ वी ग्रेटर टाउ सेक्शन इज रीडिजाइन तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, करेक्ट। टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स मिनिमम शियर बिल्कुल गलत है। टाउ वी लेस देन टाउ सी मिनिमम शियर, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट ना। वेरी गुड, नाइस। The minimum percentage of shear reinforcement in RCC beam is, the minimum percentage, कौन सा परसेंटेज shear reinforcement का कितना होगा। वेल डन रिंसो, द इंजीनियर सीरीज, मनीष, प्रजापति, रौनक, नेहा, प्रियंका, डेविल, रत्नेश, पारुल, स्वाति, अंजलि, सुमन, हिमांशी, प्रदीप। ओके वेल डन दोस्त। एग्जैक्टली ये तो होगा नहीं, 40 एसबी अपॉन 0.87 एफ होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्लियर है दोस्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट। दिस इज द डी, क्योंकि मिनिमम अगर फ्लैक्चर के लिए 0.85 एफ होता और 4 मैक्सिमम हो जाता। ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वी हैव 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, आपको बताना है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द बेंट अप बार एट सपोर्ट रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, द बेंट अप बार एट सपोर्ट रेसिस्ट द शियरिंग फोर्स, द बेंट अप बार नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री। सी डी सेम है सिक्स्थ में। इसको ये कर लो, वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चेंज हो गया, चलो। एट का डी, वेरी गुड, वेल डन, नाइस नाइस। देखो जी, जब हम बेंट करते हैं, जब हम बेंट करते हैं तो हमने क्या बताया कि 45 डिग्री से कम नहीं करेंगे, नहीं तो स्लीपेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। 45 से ज़्यादा रखेंगे, लेकिन 45 तक जनरली यूज करते, तो स्टेटमेंट नंबर सी सही है। बेंटअप बार का काम क्या है, शियर फोर्स को लेना है ना, और जब बेंटअप बार करेंगे तो ऊपर जाके नेगेटिव भी ले सकता, ले लेता है ना। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Next, pick up the incorrect statement from the following. The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of a beam section is directly proportional to, यानी shear stress से रिलेटेड आपके पास ये 4 ऑप्शन है। shear force, इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट। मैंने आप लोग को क्लासरूम में बता रखा है किस तरह से आपके बीम के अंदर एक एलिमेंट हम लेके बताए थे, किस तरह से शियर उसके ऊपर काम करता है, करेक्ट ना। और उसी फॉर्मूले, उसी एक्सप्रेशन के बेस पे हम लोग वेरिएशंस निकालते हैं। तो क्या है फॉर्मूला था, टाउ इक्वल टू वी ए वाई बार आई अपॉन बी, यही तो सवाल है आपके पास। अब बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आपको बताना है बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर फोर्स का बिल्कुल सही है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का बिल्कुल सही है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीजी ऑफ द एरिया, अरे तीनों का सीजी है ही हो गया ना, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन डी क्या है,
आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अगर यही मल्टीपल ऑप्शंस होता तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता, अगर करेक्ट पूछा जाता तो, अगर करेक्ट पूछा जाता तो, है ना। कोई सवाल आप पढ़ रहे हो ना तो आप उस पर सोचो, अब सोचो कि और कैसे बन सकता है और क्या चेंज किया जा सकता है। आप जितना खुद से क्रिएट करोगे ना, चीज़ें बड़ा आसान हो जाएंगी आपके लिए। आप केवल ये मत रखो कि इस सवाल का आंसर बी होगा, इसका डी होगा, और इसमें अगर ऑप्शंस ये कब सही होगा, सवाल ये पूछेगा तो ये कैसे होगा। आप इस तरह से भी चीज़ों को सोचिए, ठीक है। जितना अपने दिमाग में रीजनिंग चलाओगे तो आपके फंसने की संभावना कम होते जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, dimension of beam need to be changed if the shear stress is more than, shear stress is more than, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सवाल है ये। दोस्त आपको कब हम क्या बोला, डायमेंशन ऑफ बीम नीड टू बी चेंज, डायमेंशन कब चेंज करते हैं, जब हमारा शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाता है तब हम चेंज करते हैं, करेक्ट ना। यानी वेन एवर द टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स हम रिडिजाइन करते हैं, करेक्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुन लो, बहुत ऐसे बच्चे हैं, हाँ कुछ लोगों ने आंसर सही किया है, वेल डन, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट सुन लो, ठीक है। वेल डन, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है दोस्त। तो आप लोग टाउसी मैक्स हमने बताया था, अलग अलग ग्रेड के लिए हम लोग पढ़े हैं। अब पहले बात, ये सवाल पूछने के लिए आधा अधूरा नॉलेज है, यानी हमें ग्रेड नहीं मेंशन किया गया है कि किस ग्रेड की बात हो रही है, तो जब बिना ग्रेड का तो हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं। तो ये बताओ मेरे को, अगर ग्रेड नहीं दिया है तो हम M20 ले लेंगे, मिनिमम RCF ग्रेड, उसके बेस पे हम कंपेरिजन करेंगे। अब M20 का टाउसी मैक्स कितना होता है LSM में, मेरे को टाइप करके बता दो। M20 के लिए डिजाइन कब करते हैं, जब टाउ वी टाउ सी मैक्स से ज़्यादा आएगा तब डिजाइन करते हैं। तो मेरे को ये बता दो कि LSM के लिए टाउ से 2.8 आएगा, वेरी गुड, 2.8 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब शियर स्ट्रेस 2.8 से ज़्यादा होगा तो डिजाइन करेंगे। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, यहाँ पे केजी में दिया है तो 2 होना चाहिए, 2.8 है। अगर 3 आंसर होता तो हम 3 कर देते, 30 कर देते। अब WSM से आते हैं, अब WSM की वैल्यू नोट कर लीजिएगा। फॉर WSM में M15 के लिए टाउसी मैक्स की वैल्यू न्यूटन पर mm² में 1.6 दे रखा है, और M20 में 1.8 दे रखा है, M25 में 1.9 दे रखा है, करेक्ट। अब अगर M20 2.8 से ज्यादा होता तो हमको सही कर ले, इसका मतलब सवाल हमारा दे रखा है WSM कॉन्सेप्ट में, तो याद रखिएगा। तो M20 1.8 है, इसका मतलब अगर 1.8 यानी 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर स्ट्रेस 5 होगा तो कम है, 10 से कम है, 15 कम है, यार 20 होगा तभी रिडिजाइन करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट। अगर इसी सवाल में एक ऑप्शन 30 रहता तो मैं उसको सही करता, क्योंकि मैं 20 पर इसलिए आया क्योंकि जो मेरा LSM का प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना, सवाल नंबर 10 समझ में आया कि नहीं आया। बात आंसर की नहीं है, अगर ऑप्शन 30 होता तो वो भी सही करता है, क्योंकि 2.8 वाला हो जाता वहां पे, करेक्ट ना। मैंने दो बात हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर ग्रेड की बात होती है, ग्रेड के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो हमेशा कमेंट हम करेंगे M20 के आधार पर। अप्रोच हमेशा मेरा LSM होगा, अगर LSM पे मुझे जवाब नहीं मिल रहा है ऑप्शंस के अंदर में तो हम फिर WSM से जाएंगे, है ना। वेल डन, नाइस। हाँ WSM से है, लिखा थोड़ी रहेगा WSM से है कि LSM से है, कैसे पता करना, समझ में आ गया ना। चलिए, इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी exceeds the design shear stress,
टाउ वी बढ़ गया, सवाल में बोलता है टाउ वी बढ़ गया, टाउ वी एक्सीड किससे, टाउ सी से, एज पर सेल प्रोवाइड कैरिंग द शियर स्ट्रेस इक्वल टू। तो आपसे सवाल शियर स्ट्रेस के टर्म में पूछा है, तो जो एक्सीडिंग स्ट्रेस होगा उसी के लिए डिजाइनिंग करेंगे। इट मींस टाउ वी माइनस टाउ सी। वेल डन, नाइस। सी सी दिख रहा है, बस नाम तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, केवल सी दिख रहा है। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। Next question number 12 on the screen. If the nominal shear stress tau v at the section does not exceed the permissible shear stress tau c. If the nominal shear stress tau v at a section does not exceed the permissible shear stress, देखो permissible लिखा है फिर tau c लिखा है, समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब बात किसी कर रहा है, tau v does not, tau v लेस देन tau c, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड। वेरी गुड, ये मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट पे मैं पूरा सवाल लेकर आया हूं आज, ठीक है ना, कि कैसे घुमाएगा। आप आज अगर सारे सवालों का जवाब दे दिए तो आपको कभी कोई नहीं घुमा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द स्क्रीन, द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ बीम। और डायलॉग मत मारो, सवाल का जवाब दो। जवानी उधर चलती है, जवानी को जो बोला गया ना आंसर देने के लिए, जवानी उधर चलेगी, संघर्ष इधर करना। पहले जवाब तो दो, कर्म तो कर लो अपना। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन अ बीम इंक्रीज नियर द सपोर्ट। लिसन, ये आपका बीम है। अब भैया, अब मैं स्ट्रिप लगा रहा हूं। स्ट्रिप क्यों लगाते हो भैया, शियर लेने के लिए। और आपको पता है शियर मैक्सिमम कहाँ होता है, सपोर्ट पे होता है, हाँ है ना। तो सपोर्ट पे स्पेसिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेंटर पे स्पेसिंग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाइए, इज द सेम एवरीवेयर, नो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मेंबर, इंक्रीज नियर द सपोर्ट, नहीं डिक्रीज नियर द सपोर्ट, करेक्ट ना, डिक्रीज नियर। अब कोई ऑप्शंस कल को ऐसे भी दे सकता है, इंक्रीज एट मिड, करेक्ट ना। तो मिड पे इंक्रीज करेगा क्योंकि शियर वहां नहीं है, और आपका शियर जो है ज्यादा कहां है, सपोर्ट पे है, ठीक है। वेरी गुड, वेल डन। A box girder is subject to loads as shown in the above figure. Above नहीं, below figure. The critical sections for shear at the bottom. The critical sections for the shear in the bottom slab will occur at. Bottom slab की बात कर रहा है। Well done निकू, well done, nice. रत्नेश, धनंजय, सत्येंद्र, आकांक्षा, अनिरुद्ध, पृथ्वी, अनिकेत, दीपिका, सचिन, वेल डन। तो आपका इसके लिए है, तो यहां पे कोई कंप्रेशन इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा फेस। अगर टाइप करके बताना, अगर इसी सवाल में अगर मैं पूछता टॉप के लिए तो जवाब क्या होता, इसी सवाल में पूछता मैं टॉप स्लैब के लिए तो आपका आंसर क्या होता, d/2, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस, ओके करेक्ट आंसर। टॉप के लिए, कि टॉप के लिए कंप्रेशन इंड्यूस करता तो फेस से स्मॉल डी पे हो जाता, करेक्ट ना। अब क्रिटिकल सेक्शंस और मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट पे सवाल आएगा तो परेशान नहीं करना चाहिए ना। टाउ वी टाउ सी पे सवाल आएगा तो कर दोगे ना, है ना। While the checking shear resistance of reinforced concrete beam for limit state of collapse
as per IS 456, which one of the following nominal shear stress recommendation is to be adhered? VU is the shear force at vertical cross sections, B and D are overall width and effective depth of the beam. आपसे पूछा गया नॉमिनल shear stress. Well done, Rinsu. Well done, nice. Prithvi, nice. VU upon BD. Question number 16. The Code of Provisions recommends minimum shear reinforcement. देख भाई, मिनिमम shear reinforcement कितना देते हैं, कितना परसेंटेज देते हैं, क्यों देते हैं, सारी बात बता दिया हूं. आ गया सवाल, बढ़िया सवाल है ये. द कोडल प्रोविजन रिकमेंड मिनिमम shear reinforcement, पोल लगा दिए इसका, फ्रॉम द stirrups in the beam to cater for any torsion in the beam sections, to improve ductility of the cross sections, to improve dowel actions of longitudinal tension bar. 3 options are given here. अब इसमें से बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पोल कर दो. मैं बार बार, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हो. अभी आपको पता है आपने क्या गलती किया है, और वो गलती आपसे होना स्वाभाविक था, क्योंकि बस दिक्कत टेक्निकल नहीं है, दिक्कत है थ्योरेटिकल सवाल देख के आपकी हालत खराब हो जा रही है. लैंग्वेज आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना. मेन कोर यही है, जहां लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट होता है ना, गलतियां बढ़ जाती हैं. कोई बात नहीं, सब लोग पोल करो, मैं चेक कर रहा हूं. मेरा काम यही है ना कि हम डिटेक्ट करें ना कि हमारी कमियां कहाँ हैं. बात समझ आ रहा है? तो सारे लोग पोल करो, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों की कमियां हैं. अब उसके ऊपर हम बात करेंगे. जिस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, आपको सारी बातें पता है, बस आप एक वर्ड ने आपको उलझा दिया. प्लीज रिप्लाई, पोल कीजिए. जितने लोग टाइप कर रहे हो ना, पोल करो, पोल. प्लीज पोल कीजिए. ओके, तो 2/3 बी. ओके, पोल क्लोज कर दो, कर दो. ओनली 36% स्टूडेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो उन 36% स्टूडेंट्स को मेरा सैल्यूट. 35, ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. अब सुनो, मैंने बोला था ना कि जब मिनिमम देते हैं तो टॉर्सन्स का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है. मेरा स्टेटमेंट ये था. परफॉर्मेंस का मतलब टॉर्सन्स की लेने की क्षमता बढ़ जाती है अगर उस पर टॉर्सन होता है तो. अब यहां लिखा है टू कैटर फॉर एनी टॉर्सन इन द बीम सेक्शन. अरे मिनिमम दिया तो जो उसकी कैपेसिटी वो बढ़ गया, इंक्रीज किया. एनी का मतलब, एनी का भी हो ना कि कोई भी शियर फोर्स लगा दो. टू कैटर मतलब चलना, लगाना, ठीक है, कैट लगाना या चल रहा है उसके ऊपर टॉर्सन, ठीक है. तो कोई टॉर्सन नहीं, जितना लोड लगाना लगा दो. मेरी बात समझ आ रहा है आपको? अगर यहां लिखा रहा था कि टॉर्सन्स का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट सही था. टू कैटर फॉर एनी टॉर्सन, थोड़ी कि मिनिमम दे दे और कोई भी टॉर्सन को कैटर कर ले. कैटर मतलब चलना, चलाना, लगाना, ठीक है ना. तो हर टॉर्सन नहीं है ना, परफॉर्मेंस को बढ़ाना अलग स्टेटमेंट है और हर टॉर्सन को रेजिस्ट करना अलग परफॉर्मेंस है. समझ में आ गया गलती कहां हुई है? अनिकेत क्लियर हो गया ना भाई? नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है तो बंद कर दो यार. स्लो चल रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो? नेटवर्क रिफ्रेश करो. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ? अब बताओ, मैं चाह कर भी क्या कर सकता हूं? अब बताओ. अब समझ रहे हो ना? क्या फायदा हमसे बोलने में? चलो ठीक है. अंजलि लगाना, चलना कि कैटर लग रहा है मतलब होना, टॉर्सन्स का होना, ठीक है. डन, समझ में आ गया? नेटवर्क कम आ रहा है मतलब रिचार्ज करने से नहीं होता, दिमाग एकदम पैदल हो तुम लोग. हाँ, इसका मतलब नेट है उसके पास ना, एकदम आधे दिमाग के हैं वे सब. कुछ भी बोल देना है बस, कुछ भी. 17
हॉट स्पॉट दे दो, रिचार्ज दो, अब क्या दे दे यार, अपना समय दे रहे तुमको, और क्या देते हैं हम, बताओ। इससे महंगा कुछ है दुनिया में तो बताओ हमको। 17 नंबर। हैं? ऐसी बातें कर रहे हो, अभी मांग रहे हो आप लोग। हैं? A reinforced concrete beam of 10 meter effective span and 1 meter effective depth is supported on 500 mm into 500 mm column. If the total uniform distributed load on the beam is 10 mn per meter, the design shear force is। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए। अरे 50-50 आंसर करना शुरू कर दिया यार। WL/2 कब करते हैं, जब सपोर्ट नहीं दिया है तब करेंगे ना। सपोर्ट दिया है कि नहीं यहाँ पे, वो कॉलम के ऊपर है, कितने 500 mm 500 mm। यार पहले ही सवाल में समझाया था, फिर भी गलती कर रहे हो। हाँ? कितना दे रखा है ये, 10 mn पर मीटर। अब भैया इसका यहाँ पे 500 दे रखा है, सपोर्ट दे रखा है 500 mm, करेक्ट ना। स्मॉल डी भी दे रखा है, कितना, इफेक्टिव डेप्थ 1 मीटर, इफेक्टिव डेप्थ इज 1 मीटर। तो बताया था ना कि जब कंप्रेशन इंड्यूस होगा तो आपका क्रिटिकल सेक्शन फेस से स्मॉल डी पे होगा, है ना, और आपका सेंटर WL/2 होगा। तो यहाँ पे जो हम शियर फोर्स निकालेंगे क्रिटिकल का VU, वो क्या हो जाएगा, VU इक्वल टू WU/L/2 माइनस WU इंटू एक्स, यानी यहां से यहां तक की दूरी को x बोलेंगे। W कितना है 10, L कितना है, L कितना है 10 मीटर, WL/2 माइनस 10, x कितना हो जाएगा, इसका आधा 250, तो मीटर में करेंगे तो 0.25, तो लिख दे रहा हूं मैं 0.25 प्लस 1। अरे बोलो यार, क्लियर है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 37.5 mn। एकदम ध्यान से सुन लो इस बात को, ध्यान से इस बात को सुन लो कि तुम्हारा जो आपने क्रिटिकल पढ़ा है भैया, आपका फेस से स्मॉल डी पे होगा। WL/2 मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को वहां पे डेटा नहीं दिया गया था, है ना। ऑल राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इन अ बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टिरप्स। देख भाई, फिर मिनिमम से रिगार्डिंग सवाल लेते हैं मैंने। आज मिनिमम का इतना सवाल मिलेगा कि कोई आपको वर्ड से भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। टू रेसिस्ट एक्स्ट्रा शियर फोर्स, एक्स्ट्रा थोड़ी करते हैं। टू रेसिस्ट इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। देखो श्रिंकेज वाला भी सवाल सही है, ठीक है। टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन ये भी सही है। टू रेसिस्ट शियर क्रैक्स एट द बॉटम ऑफ बीम ये भी सही है। अब बता बेस्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, बताया था मैंने पढ़ाते समय। अगर मल्टीपल आंसर सही होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपका टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रिंसिपल टेंशन के कारण शियर क्रैक्स पहला होगा आपके कहां पे, नियर द सपोर्ट। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस में आएगा तो आपकी डक्टिलिटी आएगी।
क्योंकि हम फेलियर सडन नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, मल्टीपल आंसर होगा, फर्स्ट चॉइस आपका प्रिंसिपल टेंशन होगा, दूसरा आपका डक्टिलिटी होगा यानी सडन फेलियर। तो ये करेक्ट आंसर टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। Which one of the following statement is correct? Diagonal tension reinforcement is provided in a beam. डायगोनल टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन अ बीम। लॉन्गिट्यूडनल बार लेता है भैया? नहीं। लॉन्गिट्यूडनल बार फ्लैक्चर को लेता है, बेंटअप लेता है, हेलिकल नहीं लेता है। 90% बेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंटअप। वेरी गुड, 9th का बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग डिजाइन शियर फोर्स इन आरसी बीम where the supports exerts a compressive reactions। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, सपोर्ट exert compressive reaction। एट डिस्टेंस ऑफ, अरे कुछ भी हाफ ऑफ इफेक्टिव लिखा है ना यहाँ पे, हाफ होगा भाई। सवाल को ढंग से पढ़ो, वर्ड्स को ढंग से पढ़ो। अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, डी इज द करेक्ट। इसका जवाब भी गलत दे रहे हो यार। अब मैं क्या कर दूं, बताओ मैं क्या करूं? मेरे को बता दो यार, मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया क्रिटिकल सेक्शंस के लिए ये प्रोविजन है, कब फेस पे होगा, कब फेस से डी पे होगा, बता दिया। उस पर मैंने अलग अलग तरीके से सवाल ला रहा हूं, फिर उसके बाद भी आधे बच्चे गलती कर रहे हो। क्या करें बताओ? मैं, आप ही बताओ अब क्या करें? कोई सजेशन बता दीजिए हमको। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ पी के बैठे हुए आराम से, कुछ भी दबा दे रहे हो आप। अबे हम पढ़े हैं, हम अगर एमसीक्यू करते तो। हाँ, अंजलि बिल्कुल सही है, सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगा तो आप करोगे, आप फेस पे आपका रहेगा। एक बार फिर बता दीजिए। थैंक यू सिद्दीकी सर, थैंक यू। जल्दी से आ जाइए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको हम लोग। योग से, योग कुछ अलग चीज नहीं है, अभी जो हो रहा है यही योग है। ठीक है, आप लोग ना योग का जो डिफिनेशन बड़ा गंदा लेके चले जा रहे हो। आप लोग जो काम कर रहे हो वही योग है। आप खाना खाना बना रहे हो, मन से खाना बनाओ, वही योग्य है। आप पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई करो, वही योग्य है। बहानाबाजी, आंसर गलत होता है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देना है। चलो दोस्तों, एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो हम क्लास कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, हमारी क्या कमियां निकल कर आ रही है, और उस कमियों को क्या हम डे बाय डे इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्या हमेशा हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो होता है परेशान करता है, करेक्ट ना? ठीक है, हमें नहीं आता है, लेकिन मैं उम्मीद की, आप खुद बताओ कि जब से क्लास चल रहा है कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं है? ठीक है, कैटर आया आपको, तो अब अभी गलती कर दिया, आगे नहीं होना चाहिए ना फिर। तो हम क्लास करेंगे, जो हमारी कमियां है उसको सही करना है ना। और हम हर क्लास के पहले हम डायरेक्ट एमसीक्यू करा नहीं रहे हैं, पहले रिवाइज करा रहे हैं, वो सारी बात बोल रहे हैं, फिर उसी बात को एमसीक्यू में ला रहे हैं, फिर ये दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, आराम से, ठीक है। और डरना नहीं है बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं। हाँ, आज तो साजिश रची जा रही है। साजिश कैसे रची जा रही है? साजिश से थोड़ी हो पाएगा, जो सच है वो सच है, कितना भी साजिश रच लो। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू।
मिनिमम शियर एनफोर्समेंट देख रहे हो भाई, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का मेरा चौथा सवाल आ गया आपके सामने, स्टेटमेंट बेस्ड। 3 सवाल करा चुका हूं मैं, 3 सवाल करा चुका, चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है। ओके नेहा, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है, डरना नहीं है, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बताइए, अभी मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कब देते हैं बताया कि टाउ बी लेस देन टाउ सी का देंगे, कितना देंगे, एस बी अपॉन बी एस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.875। कारण क्या है, मैंने 6 कारण बताए थे। टू रेसिस्ट शियर फोर्स एट द सपोर्ट नहीं, अकाउंट ऑफ एक्सीडेंशियल टॉर्सन नहीं, अरेस्ट द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ऑन साइड फेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर सही है, वेरी गुड, वेल डन, सी 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 सी। यूपी एसएससी जी का डेट कब आ रहा है, कहां सो रखे हो तुम? हमारे बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं ना, पहले पूरे तुम एसएससी का फॉर्म आने के समय में तैयार हो जाएंगे, वो डेट की बात कर रहे हो तुम, करेक्ट। तो आई थिंक मिनिमम शियर एनफोर्समेंट अब आपको उलझा नहीं सकता है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, अब मिनिमम शियर आपको उलझा नहीं सकता है, मैंने हर तरह के सवाल आपको करा दिया। A beam is designed for uniformly distributed load causing compression in the supporting column. Where is the critical sections for shear? अब उसी सवाल को कई बार घुमा घुमा कर ला रहा हूं मैं। A beam is designed for uniformly distributed load causing compression in the supporting column. देखो कैसे कैसे पूछ रहा है, अब क्या बोला, compression in the supporting column। कोई बात नहीं सनी, कल देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा, नेटवर्क इशू है तो। अगर कंप्रेशन है तो डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, देख रहे हो ना, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, वेल डन। हाउ कैन शियर स्टील बी इंश्योर्ड इन अ बीम, हाउ कैन शियर स्ट्रेंथ बी इंश्योर्ड इन अ बीम? बाइंडिंग वायर से नहीं, HYSD बार से नहीं, राउंडेड। 23rd देखते हैं पहला जवाब कौन देता है, 23rd का, वेल डन रितेश कुमार रावण, वेल डन, हिमांशी, अनिकेत, अंतिमा, वेल डन वेल डन, हिमांशी, प्रिया, राजू, देव, प्रदीप, पारुल, धनंजय, रत्नेश, ARN, रोमनी, अंजलि, तूफान का देवता, ठीक है, चंद्र प्रकाश, बाय प्रोवाइडिंग स्टिरप्स, वेल डन वेल डन वेल डन, नाइस। क्वेश्चन नंबर 24, what is the adoptable maximum spacing between vertical stirrups in RCC beam of rectangular cross sections having effective depth of 300 mm? 300 mm के लिए वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 24, अंकित यादव, बिल्कुल गलत बता रहे हो यार तुम लोग। अनुज तहरी बना रहे, भाई तहरी बना लो, क्लास बाद में कर लेना, तुम दो काम ना करो। वेल डन दोस्त, आपको बताया था ना कि मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल के लिए 0.75 डी होता है, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 300, तो 0.75 इंटू 300 225 mm, लेकिन यही बोला था कि 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 225 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर अगर ये आंसर तब होता जब वर्टिकल की जगह इंक्लाइंड देता, क्योंकि इंक्लाइंड में स्मॉल डी होता है, करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज 225 mm। In reinforced concrete sections, the shape of the nominal shear stress diagram is, nominal shear stress diagram is, nominal shear stress diagram is। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं पहला रिप्लाई किसका आता है, फर्स्ट आंसर कम फ्रॉम अनिरुद्ध सिंह, नाइस, वेरी गुड, वेल डन, 25 का सी। दोस्त मैं फिर से बोल रहा हूं, कल भी बोला था कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है रेक्टेंगुलर है एग्जैक्टली अप टू द
सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है। तो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट होना चाहिए, रेक्टेंगुलर अप टू द सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, लेकिन आपके पास ऐसा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने सी को करेक्ट आंसर किया। अगर मेरे पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल होता कि रेक्टेंगुलर अप टू द सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, तब मेरा आंसर वो हो जाता। आप देख रहे हो एक ही सवाल के अंदर में केवल ऑप्शंस के चक्कर में हमारा चीज़ चेंज हो रही है। तो हमें रटना नहीं है कि इसका जवाब ये होगा, हमें हमेशा रिप्लाई जो हमारे पास मौजूद ऑप्शंस है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करना है। जिंदगी में भी यही होता है, जो आपके सामने बेस्ट है। अभी आपके सामने क्या है, एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है। मुझे पता है जो हमें देख रहे हैं हो सके सब जेई ना बने, कुछ उससे भी बेहतर कर सकते हैं जीवन में, करेक्ट ना। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम जेई के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें और उस एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें हमको बेस्ट करना है, बाकी रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ द स्टिरअप स्पेसिंग इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एन आरसी बीम, then the shear capacity of stirrups steel is equal to। प्रिया क्या पूछना चाहते हो, 24 सवाल क्या, जो डाउट है टाइप करके बताइए, बाकी लोग 26 का जवाब दीजिए। मैक्सिमम पूछ रहे हैं 225 और 300 में 300 मैक्सिमम होगा नहीं प्रिया, ये बोला गया है कि मैक्सिमम वर्टिकल के लिए 0.75 डी होगा, ठीक है, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि 600 mm इफेक्टिव डेप्थ है, तो 600 इंटू 0.75 तुम करोगे, तो 600 इंटू 0.75 कीजिएगा तो कितना होगा, 450 होगा। तब आपका 0.75 आंसर नहीं होगा, तब आपका आंसर 300 होगा। क्लियर है ना। तो हमेशा हमें आंसर 0.75 डी का देना है, लेकिन कभी भी वो 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे 225 है तो 300 से कम है ना। क्लियर हो गया, डन। अब देख भाई, शियर कैपेसिटी की बात किया तो वी यू एस इक्वल टू वर्टिकल के लिए क्या होगा, 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी, यही होता है ना, 0.87 एफ वाई ए एस वी डी, और स्पेसिंग कितना हो जाएगा 0.75 डी, यही तो है। अब कैलकुलेट कर लो इसको, डी डी कैंसल आउट, एफ वाई एस बी के टर्म में आ जाएगा। 0.87 एफ वाई को डिवाइड करोगे तो आपको 1.16 एफ वाई ए एस वी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। इफ अ टू लेग्ड 8 mm डायामीटर मेंशन है, ASB मेंशन है, HYSD बार इज यूज्ड इन शियर रेनफोर्समेंट ऑफ अ बीम ऑफ विड्थ 230 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ 300 mm, व्हाट इज द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिंग। यानी मिनिमम में क्या स्पेसिंग पूछा गया है, अभी पूछा गया था मैक्सिमम पूछा गया था। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ASB अपॉन BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.875, सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, SB आ जाएगा आपको वहां से। राजू समझ में नहीं आ रहा है तो मैं PDF भेजूंगा, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, दोबारा पढ़िए उसको, 2 बार जब पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद दिक्कत नहीं हो रहा है तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिए आप, सारी बात मैं वीडियो में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लासरूम में बार बार बोल रहे हैं, वीडियो में रिकॉर्डेड है ना, सब कुछ रिकॉर्ड है ना। तो एक बार PDF आपको मैं खुद भेज दे रहा हूं और आप उसको पढ़िए आराम से, जहां दिक्कत लग रहा है वीडियो को बढ़ाकर आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, सारी बातों का जिक्र किया हूं मैं। ASV कितने लोग आंसर दे रहे भैया, पीडीएफ कहां से मिलेगा, क्या अभी आप तुम पैदल हो गया दिमाग से, लिंक दे रखा है ना वहां पे टेलीग्राम से, मैं पहले देवन बता रखा था कि भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ऐसे हवा में चल रहा है क्या सब। टेलीग्राम पे जुड़े, डेली के क्लास के बाद PDF वहां चली जाती है, वहां से आप उसको पढ़िए देखिए, करेक्ट ना। टेलीग्राम का लिंक आपके चैनल पे पिन किया हुआ है कमेंट बॉक्स के ऊपर, तो ध्यान दिया करो हर चीज को।
जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, हमें गिव लिंक पर आप जुड़ जाओ, लिंक आपको पिंड किया हुआ है कमेंट पे। ASB अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ASB कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 8 का स्क्वायर। विड्थ कितना है भैया, 230। स्पेसिंग SV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। FY कितना दे रखा है, HYSD। तो HYSD 500 यूज नहीं करते हैं, पता है ना, 415। अब बताओ सॉल्व करके कितना होगा, सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है। सिवा सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो किसी फ्रेंड से लिंक शेयर करके ले लो। 394 आ रहा है, ठीक है, स्पेसिंग 394 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन देख लो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 390 कर दें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 390 mm। (28) in shear design of RC beam other than allowable shear strength of concrete tau c, there is also additional check suggest in IS 45 with respect to maximum permissible shear stress। हम टाउ सी मैक्स को क्यों चेक करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि कोई भी टाउसी मैक्स क्यों चेक करते हैं, क्योंकि कभी पूरे डिजाइनिंग में टाउसी जो भी नॉमिनल सीएसटी होगा टाउसी में से ज्यादा नहीं होगा। कारण क्या हो कि क्रशिंग ना हो, करेक्ट ना। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय डायगोनल कंप्रेशन। In an RCC beam, the shear force is carried by Om Misra, thank you so much. Thank you, Akash. Well done, well done. Pradeep Maurya D. Rahul D. Deepika D. D is the correct answer ना। शियर फोर्स को वर्टिकल भी लेता है, इंक्लाइंड केवल कॉन्क्रीट नहीं लेता है, केवल वर्टिकल तो नहीं लेता है, और कॉन्क्रीट भी तो लेता है। तो कॉन्क्रीट वर्टिकल इंक्लाइंड, डी इज द करेक्ट आंसर। डायगोनल टेंशंस इन आरसीसी बीम इज ड्यू टू, डायगोनल टेंशन आपको बताया था ना, डायगोनल टेंशन होता है कहां पे होता है, यहां क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, यही डायगोनल टेंशन है ना। ये डायगोनल टेंशन क्यों हो रहा है भैया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसी कारण टेंशन हो रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल शियर स्ट्रेस एंड हॉरिजेंटल शियर स्ट्रेस। ऑल राइट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मैंने बहुत अच्छे से क्लासरूम में बता रखा है, जो बच्चे मेरे से क्लासरूम में पढ़े होंगे बहुत डिटेल में इस चीज को मैंने बता रखा है। स्पेसिंग ऑफ शियर स्ट्रप्स इन अ आरसी रेक्टेंगुलर बीम इज, स्पेसिंग ऑफ शियर स्ट्रप इन आरसी रेक्टेंगुलर बीम कीप कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पेस, नहीं भैया, क्योंकि शियर जो होता है आपका क्रिटिक कहाँ ज्यादा होता है, सपोर्ट पे होता है, तो वहां पे स्पेसिंग कम रहेगा, और आपका सेंटर पे
ज़्यादा होगा। इस पे सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज को चेंज करके आपके पास दोबारा लाए हैं। उम्मीद करते हैं इस बार सबका आंसर सेम होना चाहिए। फिर भी गलती कर रहे हो यार। कीप कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट करो इसको। डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, अरे बढ़ेगा ना, ये भी नहीं होगा ना। इंक्रीज एट द एंड्स, ये भी नहीं होगा ना। इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे मैं सेंटर पे जाऊंगा बढ़ता जाएगा ना। ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, अब मैंने लैंग्वेज को चेंज करके लाया यहां पे। तो अगर हम पहले समझे तो फिर गलती क्यों हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार जो को समझ गए दोबारा गलती क्यों हो रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of the member for vertical shear shall not exceed the lesser of। किसके लिए पूछा गया है, वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल के लिए 0.75D और 300 mm, ठीक है, वेल डन। विच क्रैक्स अपीयर फर्स्ट इन बीम, विच क्रैक्स अपीयर फर्स्ट इन बीम। फिर फंस गए, सी करना शुरू कर दिए। अबे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्रैक्स, ऐसा क्रैक्स कौन सा पढ़ा दिया मैंने, 3 क्रैक्स पढ़ाया ना आपको, फ्लेक्सुरल क्रैक्स, डायगोनल क्रैक्स, वेब शियर क्रैक्स, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कौन पढ़ा दिया आप लोग को। योर करेक्ट आंसर इज ए, फ्लेक्सुरल क्रैक्स, पहला। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज का आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सबका आंसर सही होना चाहिए, सबका। और बोलो स्माइल के साथ, आज का लास्ट सवाल। डायगोनल टेंशन फेलियर अकर्स इन अ बीम। डायगोनल टेंशन फेलियर कहां होता है, सपोर्ट पे होता है, जल्दी बता दो। मुस्कुराहट के साथ आंसर चाहिए इसका। सी द करेक्ट, वेल डन, वेल डन। तो दोस्त डायगोनल टेंशंस जो आपका फेलियर होता है वो आपके सपोर्ट पे होता है, इस सपोर्ट पे शियर फोर्स ज्यादा होता है, बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो करेक्ट आंसर है द लार्ज शियर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, कमियां होते रहती हैं लेकिन हमेशा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आगे और भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शियर हमने पूरा डिराइव कर दिया, लेकिन शियर के और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाएंगे। बीम के कुछ प्रोविजन अभी बचे हुए, बीम और शियर को कंबाइन करके अगले क्लास में लाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज की इशू बिल्कुल नहीं होगी। आप क्लास के बाद बार बार आप नोट्स को पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कई बार हम चीज़ों को सवाल को लाते रहेंगे और उस बीच में बताते रहेंगे। उम्मीद है कि आप ऐसे ही हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल फिर से, गुड नाइट।